का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं शुभम शंकधर। दिन की सबसे बड़ी खबरों को समेटे तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप ही बताइए सर, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है पूरे प्रोग्राम की? शुभम, आज की सबसे बड़ी खबर जीएसटी के आसपास है। जीएसटी को लेकर अब जैसे जैसे वित्त वर्ष खत्म हो रहा है और अगले साल के बजट आना शुरू हो गए, कुछ राज्य सरकारें जो चुनाव में गई थी उनके वोट ऑन अकाउंट आएंगे। अगले साल राज्यों के और केंद्र के खजाने की परिस्थिति क्या होगी, राज्य अपने बजट कैसे पूरे करेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जीएसटी का भविष्य क्या होगा। जीएसटी वस्तुतः पूरी तरह से एक अजीब से दोहराए पर आकर खड़ा हो गया है, जिसमें वो इधर जाएगा तो भी टैक्स पेयर्स को नुकसान होगा और अगर दूसरे रास्ते पर जाएगा तो भी टैक्स पेयर को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज हम गहराई से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी को लेकर भारत सरकार की, राज्य सरकारों की सबसे बड़ी दुविधा क्या है और उसका असर आपकी और हमारी जेब तक कैसे और कब तक आएगा। बिल्कुल, यानी कि जीएसटी पर आज पूरी पड़ताल होगी मनी 9 में अंशुमान जी के साथ। इसके बाद भी कुछ और खबरें हैं जो आज के कार्यक्रम में होंगी, देखिए ऑन द शो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूस के आगे नहीं झुके यूरोप के देश। जी हाँ, इसके बाद किसे काटेगा जीएसटी का चाकू, कैसे चलेगा राज्य सरकारों का खर्च, सरकार क्यों बेच रही ओएनजीसी में हिस्सेदारी और क्यों हो रहा एनटीसी का निजीकरण, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंशुमान जी से यह भी जानेंगे कि क्यों घटने लगे जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और कैसे बढ़ती है मनरेगा की मजदूरी। शुरुआत हर रोज की तरह रूस से। यूरोप के देश रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं। रूस ने खरीदी गई गैस का भुगतान रूबल में करने के लिए कहा। यूरोप में रूस की सबसे ज्यादा गैस खरीदने वाले देश जर्मनी ने एक साफ कह दिया कि वो रूस की किसी मांग के आगे नहीं झुकेगा। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि खरीदी गई गैस का भुगतान डॉलर और यूरो में करने का करार हुआ था और वो इसी करार के तहत पेमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे झुकेंगे नहीं। सर, रूबल में पेमेंट मांगने की जरूरत क्या थी और जर्मनी को इसमें दिक्कत क्या है? शुभम, ये एनर्जी वार है। जैसा हमने कहा था कि रूस के पास जो अंतिम बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वो युद्ध में जाकर बुरी तरह फंस गया है, यूक्रेन का नुकसान हुआ है वार काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच रहा है, लेकिन रूस भी उसमें बुरी तरह उलझ चुका है। और रूस को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से काटने के लिए पश्चिम के देश और यूरोपियन समुदाय एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लान पर, स्ट्रेटेजिक प्लान पर चल रहे हैं। और क्रमशः हमने देखा पिछले लगातार मनी सेंट्रल में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि वो प्लान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उसमें ये इस बात की संभावना थी कि रूस गैस की सप्लाई, खासतौर पर जर्मनी को गैस की सप्लाई, क्योंकि जर्मनी रूस की गैस पर काफ़ी हद तक निर्भर है। पूरे यूरोप में 40% रूस की गैस और 12% तेल रूस की खपत होती है। इसलिए रूस ने रूबल में पेमेंट की शर्त रखी है कि हमें रूबल में पेमेंट किया जाए। जर्मनी का ना मानना स्वाभाविक था, क्योंकि जो अनुबंध है जर्मनी और रूस के बीच में उसमें यूरो और डॉलर के पेमेंट का है, रूबल उसका पार्ट ही नहीं। तो ये सबको पता है कि किस्म का ब्लैकमेल है, किस्म का दबाव है। चूंकि दुनिया के देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, चीज़ों की खरीदारी और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर चुके हैं, यहाँ से वो युद्ध शुरू हो रहा है एनर्जी का, जिस बात की संभावना थी। रूस ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो गैस बंद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट है वो यूरो और डॉलर के बीच में है। हालांकि रूस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मुफ्त में गैस नहीं देंगे। जर्मनी का कहना है कि यूरो और डॉलर में पेमेंट हो रहा है, क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई स्विफ्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो उसका पेमेंट रूस को और गैसप्राम को, खासतौर से जो प्रमुख कंपनी, उसको हो रहा है। लेकिन यहां से अब चुनौती शुरू होती है कि यदि रूस गैस की आपूर्ति का प्रेशर कम करता है, दबाव सप्लाई कम करता है, तो यूरोप में तात्कालिक तौर पर एक छोटा मोटा गैस संकट, खासतौर से जर्मनी में गैस संकट शुरू हो सकता है। और जर्मनी ने उससे निपटने की तैयारी पिछले हफ्ते से शुरू कर दी। सर, ये आपको नहीं लगता ये पूरी तरीके से रूस एक तरह से चोक हो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट देंगे डॉलर में और रूबल में, डॉलर में और यूरो में, और प्रतिबंध के कारण डॉलर और यूरो रूस कहीं खर्च नहीं कर सकता, तो फिर इस पेमेंट का फायदा क्या होगा? इसीलिए रूस ने कोशिश की कि अगर आप रूबल लेंगे और रूबल में वापस करेंगे तो कम से कम रूबल के बदले आप डॉलर पे करेंगे। तो दबाव यह है कि गैस के नाम पर किसी तरह रूस पर प्रतिबंध ढीले किए जाएं और डॉलर और यूरो के पेमेंट सिस्टम में रूस को भले ही गैस के जरिए या तेल के जरिए आने की छूट दी जाए। ऐसा करने की संभावना जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से नहीं है। जर्मनी का यह कहना अपफ्रंट, सीधे सीधे यह कहना कि रूस ब्लैकमेल
ब्लैकमेल कर रहा है और हम इस पर नहीं झुकेंगे, ये G7 देशों का कहना माना जा रहा है, क्योंकि जर्मनी G7 का लीडर भी है इस समय। और जर्मनी ने इसकी तैयारी की थी। जर्मनी ने पिछले ही हफ्ते जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस ने, जिसको हम बंडेस्टैग कहते हैं, उसने एक कानून पास किया है जिस कानून में यह कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट गैस रिजर्व्स हैं उन्हें अक्टूबर तक करीब करीब 80% की कैपेसिटीज क्रिएट कर लेनी होंगी। यानी जहां से भी वो गैस कलेक्ट करें, एलएनजी लेकर आएं या पाइप्ड गैस लेकर आएं, पर उनके पास 80% तक की गैस अक्टूबर में होनी चाहिए। अगस्त तक उनके पास 65% गैस होनी चाहिए, ये शर्त लगा दी गई है जो प्राइवेट गैस रिजर्व्स हैं उनके पास। इसके अलावा अभी जो बाकी गवर्नमेंट के और सरकारी कंपनियों के गैस के रिजर्व हैं वो 25% के आसपास हैं। इन्हें बढ़ाकर 40% फरवरी 2023 तक पहुंचाया जाना है। यह कानून जर्मनी की सरकार ने पास कर दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि लड़ाई थोड़ी लंबी खींचेगी। अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तब भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से, तेल गैस की आपूर्ति के बाजार से रूस का बाहर रहना लंबे समय तक पॉसिबल है। यानी रूस को बाजार में वापसी नहीं मिलेगी, और अगर ये वापसी नहीं मिलती है तो जर्मनी या यूरोप के देशों को अल्टरनेट गैस के अरेंजमेंट करने होंगे, जिसका एक बड़ा चैनल अमेरिका से खुला है सप्लाई के लिए और दूसरा बड़ा चैनल कतर से है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे। बिल्कुल, यानी कि ये एनर्जी वॉर अब खुलकर सामने आ गया। और आपको याद होगा कि मनी सेंट्रल ने इस एनर्जी वॉर के बारे में आपको कम से कम 10-12 एपिसोड पहले सर हमने बताया था। करीब 10-12 एपिसोड पहले हमने कहा था कि ये एनर्जी वॉर खुलकर आ गया और अमेरिका यूरोप के पीछे खड़ा है। हाँ, अमेरिका को एक बड़ा बाजार भी यहाँ मिल गया है। रूस यूक्रेन के युद्ध और चीन में लगे लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है, गहरा असर हुआ। यही वजह है कि रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। इक्रा ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए ग्रोथ अनुमान को 8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। यही नहीं, गुरुवार को खत्म हो रहे वित्त वर्ष यानी 21-22 के लिए भी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 8.5% कर दिया गया है। सरकार ने 21-22 के लिए 8.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। इक्रा का कहना है ईंधन के दाम बढ़ने और खाने का तेल महंगा होने से निचले और मध्यम आय वर्ग के लोगों की खर्च की क्षमता सिकुड़ेगी, जिससे अगले वित्त वर्ष मांग पर असर पड़ेगा। इक्रा पहली एजेंसी नहीं है, इससे पहले इंडिया रेटिंग्स, यूएन, मूडीज और एजेंसियां भी भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाने लगी हैं। सर, क्यों घट रहे हैं अनुमान? अनुमान घटने की शुरुआत जनवरी के महीने से शुरू हो गई थी, फर्स्ट क्वार्टर से, जब से वार और महंगाई की संभावना दिखाई दी थी और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार बने थे। अब यहाँ जो नए आकलन हमारे पास आए हैं, इक्रा का आकलन आया, इससे पहले मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने थोड़ा पहले बताया था। इन आकलनों को दो तरह से समझने की जरूरत है शुभम। पहली चीज़ तो ये रिडक्शन कितना गहरा है, ये कटौती कितनी गहरी, इसे समझना जरूरी है। एक 80 बेसिस पॉइंट, 70 बेसिस पॉइंट, 60% अंक की कटौती है, लगभग 1% के रेंज में सीधे अगले साल के भारत के विकास दर के अनुमानों में कटौती की जा रही है, जो 8.9, 8.5 के आसपास थे। इसका असर पीछे भी पड़ रहा है, लास्ट क्वार्टर के अनुमानों में भी कमी की जा रही है। एक बार और रिवाइज होंगे, हम यहाँ कह देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो महंगाई बढ़ी है और मांग में कमी आई है, उसका असर हमें आगे रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। इसका पहला मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मंदी से उबरने का, गड्ढे से बाहर आकर निकलने का साल था। तो उससे पहले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7.98% के आसपास के कॉन्ट्रैक्शन में थी, मंदी में थी। वो 9% के गड्ढे से निकलकर भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 8% के आसपास के स्तर के आसपास क्या आकर टिकी थी, यानी हम समतल जमीन पर आ गए थे। अब अगर 22-23 के अनुमान 7% हैं, यानी पिछले साल की भी आर्थिक विकास दर से नीचे हैं, तो इसका मोटा मतलब ये समझना चाहिए कि हम यहां से आगे नहीं बढ़े, हम वहीं समतल पर खड़े हैं। उसके आगे की सीढ़ियां चढ़ने के लिए भारत को 3%, 4% एक्स्ट्रा आर्थिक विकास दर की जरूरत थी। ये अनुमान मान रहे हैं कि आमतौर पर अगर आप कोई व्यक्ति हैं और आप बीमारी से उबरे हैं और बाद में आकर सामने खड़े हुए, तो इस साल आपकी सेहत में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा, बस आप और बीमार ना हो, इसका खतरा थोड़ा कम हो गया है। इस तरह से समझना जरूरी है। दूसरी चीज, अनुमान कम होने की जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि पूरे जीडीपी के ढांचे में जो खपत खर्च है उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, और वही सबसे बड़ा हिस्सा है। वही सबसे बड़ा हिस्सा है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो डेटा हमको मिल रहे हैं, उस हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट 8% के आसपास रहने की संभावना है। इंडिया रेटिंग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें 2 सिनेरियोज बताए हैं कि अगर स्थितियां और बिगड़ी तो भारत की आर्थिक विकास दर 22-23 में अगले वित्त वर्ष में 7% तक गिर सकती है, और अगर स्थितियां जैसी हैं अभी संतुलित रही तो 7.2% के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में भारत में 8% के आसपास की कंजम्पशन ग्रोथ दिखाई देगी, जिसके आधार पर आप 6.5-7% की जीडीपी ग्रोथ रेट आंक सकते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं।
प्राइवेट फाइनेंस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का 60% है। डिमांड और खपत यहीं से आती है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारें कुछ भी कर लें, सारे कोशिशें कर लें, पर भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से ग्रोथ के रास्ते पर नहीं ला सकती, क्योंकि उनका हिस्सा ही बहुत छोटा है। बजटों की पूरी चर्चा के तौर पर वो 18-20% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करती हैं। आरबीआई के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं शुभम, जो हमें बताते हैं कि कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस की क्या स्थिति है, वहां हमें खास तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो नॉन एसेंशियल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, ये वो कैटेगरी है जहां आप जरूरी चीजों के खर्च से बाहर निकलकर अच्छे कपड़े, कार, मकान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने घर की पुरानी चीजों को बदलने पे खर्च करते हैं, वहां सेंटिमेंट बुरी तरह सबड्यूड है, बुरी तरह टूटा हुआ है। और डिमांड यहीं से निकलना शुरू होती है। जो वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में शुरू होता है, जिसको हम जीवीए कहते हैं, वो यहीं से शुरू होता है। और यही कंपनियां इसी मांग को देखकर भविष्य के लिए निवेश करती हैं। और यही वजह है कि इसको पीछे ये आगे है, हमारा आपका खर्च अर्थव्यवस्था में पीछे जो निवेश होता है उसको लीड करता है। और इसीलिए प्राइवेट कैपेक्स या प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसी बड़ी बढ़ोतरी के संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। ये एक बड़ी वजह। खपत घटने की दूसरी वजह महंगाई है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और अंशुमान जी ने स्पष्ट कहा कि 60% हिस्सा हमारी आपकी खपत का है, और हम और आप जब तक खपत नहीं करेंगे तब तक कंपनियां बनाएंगी नहीं। इसका मतलब नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। सर, खपत सिकुड़ रहा है एक महंगाई से, जो आपने अभी जिक्र किया। पेट्रोल डीजल की महंगाई लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं 9 में से अगर हम 8 दिन देखें तो 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये कितनी बड़ी चुनौती और है अर्थव्यवस्था के लिए? शुभम, एक आंकड़ा हम बताते हैं जिससे लोगों को महंगाई का असर अपने जेब पर और अर्थव्यवस्था पर गहराई से समझ में आएगा। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत साल में 10% भी बढ़ती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी पिछले साल की तुलना में 10% भी बढ़ती है, तो भारत में कंज्यूमर इन्फ्लेशन या उपभोक्ता महंगाई या खुदरा महंगाई या रिटेल महंगाई में करीब 42 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। और होलसेल महंगाई में, थोक महंगाई में 104 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। यहां हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जो 10% की बढ़ोतरी है, इसमें हम करेंसी के डिप्रिसिएशन को या भारतीय रुपए के अवमूल्यन को और उसकी गिरावट को शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर उसे शामिल कर लें तो ये महंगाई की दर और ज्यादा हो जाती है। लगभग अगर आप आंकड़ा देखें तो इस हिसाब से समझ में आता है कि ओवरऑल अगर भारत दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $5 पर बैरल बढ़ती है, तो भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में करीब 6.6 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा। अब ये दो आंकड़े हमें करीब से समझने की जरूरी है, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि भारत के आर्थिक विकास दर के आंकलनों में इतनी तेज, इतनी चौंकाने वाली कमी क्यों हो रही है और आने वाले समय में ऐसा क्यों होने वाला है। कच्चे तेल की कीमतों और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से कंज्यूमर इन्फ्लेशन में 42 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। अगर आप दूसरा बड़ा तेल, खाद्य तेल की कीमतों में 10% की सालाना बढ़ोतरी हो, इसको भी समझना जरूरी है। हम केवल एक तेल की बात करते हैं शुभम, कच्चे तेल की, हम खाद्य तेल की बात नहीं करते। उसमें भी उतना ही इंपोर्ट है, उतना ही दबाव है करेंसी के डिप्रिसिएशन का और उतना ही आयात का असर है। अगर इसकी कीमत 10% बढ़ती है सालाना आधार पर, तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में करीब 2.48 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। ये दोनों चीजें तप रही हैं। खाद्य तेल का बाजार भी तप रहा है, एडिबल ऑयल की महंगाई भी हमारे सामने, और कच्चे तेल या वाहनों को चलाने वाले तेल की महंगाई भी सामने। 2021 के बाद से कीमतें नहीं बढ़ी, नवंबर 2021 के बाद अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन अपने कंजर्वेटिव एस्टीमेट में 6.5-7% से ऊपर तो रहेगी, जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है। ये वो वजह है जिस वजह से आपको प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। कारों की खपत हो, जरूरी सामानों की खपत हो, मकानों की खरीद हो, यहाँ सब जगह वो महंगाई हमारे सामने खड़ी है और जो अब जीडीपी को नीचे खींच रही। इसलिए अब आप मूडीज का, स्टैंडर्ड पुअर का, यूनाइटेड नेशंस का, इंडरा का, इकरा का, सारी एजेंसियों का की पूरी टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ जाइए, आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा, महंगाई महंगाई और महंगाई। सिर्फ महंगाई है जो भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए को लगातार कई जगह से पंक्चर कर रही है। दूसरी जो बड़ी चीज यह है कि भारत की आर्थिक विकास दर और करंट अकाउंट डेफिसिट का, यानी वो डेफिसिट जो भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी को बताता है कि भारत में कितनी विदेशी मुद्रा आई और कितनी विदेशी मुद्रा हमने खर्च की, उसके अंतर को बताता है। उस अंतर वो भी एक बड़ा आंकड़ा है जो भारत की आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर रहा है। इंडरा का आंकड़ा है कि अगर भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट की बढ़ोतरी करीब
2.3% के, मतलब उन्होंने दो सिनेरियो हमको बताए हैं कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की 2.3% के आसपास रहता है तो भारत की आर्थिक विकास दर 8% के आसपास रहेगी, 7.5% के आसपास रहेगी, और अगर ये 3.2% से ऊपर निकल जाता है तो भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास आ सकती है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं, दो बड़ी फॉल्ट लाइन है, महंगाई और चालू खाते का घाटा यानी रुपए की कमजोरी और पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसलिए हमें गिरावट दिखाई दे रही है। महंगाई का ये पूरा आंकड़ा आप समझ चुके होंगे। महंगाई एक जगह से और आ रही है, वो आ रही है जीएसटी के सहारे। वो धीरे धीरे आपके जीवन में आपको पता चलेगी, जून के बाद इसका दर्द बढ़ सकता है। जीएसटी पे हम विश्लेषण करें अंशुमान जी के साथ, उससे पहले आप महीने की एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि 5 साल की यात्रा में जीएसटी अपने सबसे नाजुक मुहाने पर या सबसे नाजुक मोड़ पर क्यों पहुंच गया है। ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जब देश के अधिकांश राज्यों के वित्त मंत्रालय एक ही चिंता में डूबे हुए हैं। जून में जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया तो क्या होगा? दरअसल जीएसटी लागू करते समय राज्यों को दिए गए इस बीमा की मियाद अब पूरी होने को है, यानी जून 2022 के बाद राज्यों को हर साल जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिलने वाली राशि बंद हो जाएगी। जीएसटी कंपनसेशन को ऐसे समझिए कि केंद्र ने इस बात की गारंटी दी कि जीएसटी लागू करने के बाद टैक्स से राज्यों की कमाई हर साल कम से कम 14% से बढ़ेगी। जो कमी रह जाएगी उसे केंद्र पूरा करेगा। बस यही कमी पूरा करने वाली राशि कंपनसेशन की है, यानी जून के बाद राज्य अपने हाल पर होंगे। यही कारण है कि राज्य एक साथ आकर केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि कंपनसेशन को 2 से 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 17 राज्यों को चिट्ठी तक लिख दी। पूरी संभावना है कि अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में संसद को यह स्पष्ट किया कि कंपनसेशन सिर्फ शुरुआती 5 सालों के लिए था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए केंद्र ने जो कर्ज लिया उसे चुकाने के लिए लगाया गया सेस वित्त वर्ष 2026 तक लागू रहेगा। अब समझिए आगे की कहानी। कंपनसेशन खत्म होने के बाद राज्य ये कोशिश करेंगे कि जीएसटी की ओवरहॉलिंग करके राजस्व बढ़ाया जाए, मतलब जीएसटी की दरों को बढ़ाया जाए। वे सभी कटौतियां वापस ले ली जाएं जो जीएसटी के लागू करने के बाद की गई हैं। मौजूदा समय में ये भी आसान नहीं होगा। कारण साफ है, महंगाई पहले से केंद्र और रिजर्व बैंक का सरदर्द बनी हुई है। ऐसे में जीएसटी की दरें बढ़ाना आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा। अभी जीएसटी की औसत दर 11% है। कुछ राज्य इसे बढ़ाकर 15% करने के पक्ष में हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि उनके राज्य ने ऐसे 25 आइटम की लिस्ट तैयार की है जिनकी कटौती कंपनियों ने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई। इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाई जा सकती है। इनमें रेफ्रिजरेटर जैसे महंगे उत्पाद शामिल हैं। बालागोपाल ने यह भी कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 जून के बाद भी सरकार मदद करेगी, अन्यथा राज्य बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। मोटी बात यह कि अपने करीब 5 साल के सफर में जीएसटी इस वक्त सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ये तय है कि आगे की राह इस कर सुधार के लिए आसान नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कंपनसेशन रहे या जाए, आपकी जेब पर टैक्स का बोझ बढ़ने ही वाला है। मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह, मनी 9। सर, तो क्या सरकार जीएसटी की जो स्लैब्स हैं इनको मर्ज करेगी, आपको लगता है? शुभम, जीएसटी 3 तरीके के दुविधा में, और सबसे नाजुक मोड़ पे जो बात विपुल की रिपोर्ट बता रही, वो नाजुक मोड़ क्या है। 3 ऐसी दुविधाएं हैं जो भारत के इस टैक्स रिफॉर्म ने अपने शुरू होने के बाद नहीं देखी। दुविधा नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था लंबी गिरावट के दौर में प्रवेश कर रही है। अपेक्षा ये थी कि आप 9-10% से ग्रो करेंगे तो आपका टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और राज्यों को उसका फायदा होगा। उम्मीद ये थी कि 3-4 साल आप कंपेंसेशन देकर राज्यों को किसी तरह सहमति बना लीजिए। वो एक सहमति थी और राज्यों को बीमा और गारंटी देकर, उनके नुकसानों की गारंटी देकर जुटाई गई थी जब जीएसटी को लाया गया था, जब वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। अब यहाँ से लगातार राजस्व में गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही, क्योंकि मान लीजिए इस साल जैसे हमने भी डिस्कस किया कि अगर आर्थिक विकास दर, देश की आर्थिक विकास दर 7% रहती तो राज्यों की तो और नीचे रहेगी, 3%, 4%, 2% पर रहेगी। तो एक चीज, पहली चीज ये।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जीएसटी के ढांचे में सुधार करके के नए बदलाव किए जाने हैं, जिससे कि आप कम से कम जो असंगतियां हैं उन्हें दूर करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या राज्यों को कंपनसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके आगे की बात है जिस पर राजनीति हो चुकी। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी काउंसिल 2016 और जीएसटी काउंसिल 2022 में जमीन आसमान का फर्क है। राजनीतिक रूप से जीएसटी काउंसिल विभाजित हो चुकी है, वहां विपक्ष के राज्यों की संख्या बड़ी है। 2016 का में जो राजनीतिक परिदृश्य था भारत का, उसमें जीएसटी काउंसिल में सहमति बनाना आसान था। अब केंद्र सरकार के लिए निरंतर ये मुश्किल होता जाएगा। हमने ये अभी कोविड के दौरान जीएसटी कंपनसेशन से इसको लेकर जो उठे विवाद थे उससे देखा। इन चार चीजों की रोशनी में जीएसटी को समझना जरूरी। पहला विकल्प ये कि स्लैब्स मर्ज कर दिए जाएं, ये जीएसटी का पुराना सुधार है। दावा तो यही किया गया था कि जीएसटी इसी तरह से आएगा, पर वैसे नहीं आया। यह माना जा रहा है कि फिटमेंट कमेटी लगातार कह रही है कि आप जीएसटी के स्लैब्स को, निचले स्लैब्स को मर्ज कर दीजिए। अब यहां दुविधा यह है कि अगर आप स्लैब्स मर्ज करेंगे तो राज्यों के लिए कम से कम 15% की रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपको इंश्योर करनी पड़ेगी अगर आप कंपेंसेशन से हटाते हैं। स्लैब्स मर्ज करने का मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट निचले कर दरों से ऊपर आ जाएंगे। दुविधा यहां सरकार के सामने यह है कि इस समय जीएसटी की अलग अलग दरों को अगर एक में मिला दिया जाएगा तो ये पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के ऊपर बहुत बड़ा डबल बोझ होगा, 3 गुना बोझ होगा लोगों के ऊपर। राजनीतिक रूप से ऐसा करना शायद मुमकिन नहीं दिखता। तो आवाजें अंदर से जो आ रही हैं वो इसे रोकने की आवाजें आ रही हैं कि ऐसा ना किया जाए। अब अगर इसे रोका जाएगा तो फिर जो जीएसटी के भविष्य का दूसरा चरण है, जहां से राज्यों से कंपनसेशन विड्रॉ करना है, उसका क्या होगा? सर, कंपनसेशन की बात करते हैं। चलिए, अगर ये स्लैब को मर्ज करना नहीं है संभव, क्या कंपनसेशन किसी स्थिति में सरकार जारी रख सकती है? या तो स्लैब मर्ज करके, शुभम, विकल्प बड़े स्पष्ट हैं और इसे समझने में के लिए कोई बहुत बड़े विज्ञान की जरूरत नहीं है। या तो जीएसटी की दरें बढ़ाई जाएं। दरें बढ़ाने का मतलब है कि आप स्लैब मर्ज करिए, जो 11% की एवरेज रेट है उसे बढ़ाकर 15 ले जाइए, बल्कि राज्य मानने को उसे 18% तक ले जाइए, 17-18 तक ले जाइए, क्योंकि हमें जो प्रोस्पेक्टिव लॉस होने वाला है आर्थिक विकास दर में गिरावट के कारण और बाकी चीज़ों के कारण, और हमारे जो बढ़ने वाले खर्चे हैं उन्हें रोकने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा राजस्व चाहिए। तो या तो आप 15 से 18% पर ले जाइए और तब राज्य शायद कंपेंसेशन सेस विड्रॉ कराने पर सहमत हो जाएं, क्योंकि उन्हें राजस्व में उतना हिस्सा एसजीएसटी से मिलता रहेगा। और या फिर आप राज्यों के नुकसान की जो गारंटी 5 साल तक केंद्र सरकार देती रही थी उसे जारी रखा जाए। अब ये दोनों ही विकल्प दुविधा वाले हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि वो कंपनसेशन से जारी रखेगी। जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हम राज्य सरकार के मंत्रियों से या वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हैं, अभी कुछ भी इसमें स्पष्टता नहीं है कि ये जो क्षतिपूर्ति है इसे जारी रखा जाएगा। लेकिन हाँ, क्षतिपूर्ति के कारण लगाया गया सेस जारी रहेगा। यह बात आधिकारिक रूप से वित्त मंत्री ने 2-3 बार कह दी है। तो सेस क्या है? ये सेस वो है जब कोविड के दौरान केंद्र सरकार राज्यों को उनके हिस्से की भरपाई नहीं कर पाई थी, तब इसके बदले उन्हें कर्ज लेने के लिए कहा गया था। उस कर्ज को केंद्र सरकार चुका रही है बैंकों को, तो ये सेस जारी रहेगा। इस दुविधा के बीच जीएसटी खड़ा हुआ है और दोनों तरफ से उलझन यह है कि अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर कंपेंसेशन बनाए रखा जाएगा तो सरकार के लिए कर्ज लेना, सरकार के बजट पर बोझ बढ़ेगा और सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। सर, मान लीजिए दोनों चीजें नहीं होती हैं, कंपनसेशन भी नहीं बढ़ाया जाता है, वो जून 2022 में खत्म कर दिया जाता है, और जीएसटी की स्लैब भी ऐसी जस की तस रखी जाती है, वेटेज एवरेज 11% पर रखा जाता है। फिर क्या विकल्प है? 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि जीएसटी काउंसिल में राजनीतिक विवाद, झगड़ा और राजनीतिक गतिरोध और ज्यादा बढ़ेगा। हमने भी देखा कि संसद में महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र के सांसदों ने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के बकाए हैं जीएसटी के ऊपर। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी की फेडरल पॉलिटिक्स है, उसमें राज्यों को, बड़े राज्यों को जिनसे ज़्यादा टैक्स आता है उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र का तर्क था कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा हिस्सा क्यों रोका जाता है। तो ये विवाद पहले से चल रहे हैं। दूसरा, हमने अपने पैकेज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की चिट्ठी का जिक्र किया। तो यानी राजनीतिक रूप से जो राजनेता हैं वो जीएसटी काउंसिल के भीतर अपनी पेशबंदी में लग गए हैं। तो अगर दोनों में से कोई काम नहीं होता है,
दरें नहीं बढ़ाई जाती हैं और कंपेंसेशन से भी वापस हो जाता है तो जीएसटी काउंसिल में सहमति बनाना बड़ा मुश्किल होगा आगे के प्रस्तावों के लिए। राजनीतिक रूप से जीएसटी काउंसिल बुरी तरह बिखरी हुई है और ज़्यादा विवादित हो जाएगी, उसकी वजह है ये तो हुई राजनीति की और टैक्स नीति की या जीएसटी काउंसिल के जीएसटी की नीति के भविष्य की बात। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए किसी भी तरह से केंद्र सरकार ने इस पर कुछ ले देकर सहमति बना ली, ये कहा कि हमने राज्यों को बजट में स्पेशल पैकेज दिया है जिसमें कि नए कर्ज लेने की सुविधा दी गई है, जो एक नया पैकेज आया है लॉन्ग टर्म कर्ज के लिए, उससे आप अपनी भरपाई करिए, तो भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें टैक्स रेवेन्यू तो उनका नहीं बढ़ने वाला है, कर्ज ही बढ़ेगा उनके लिए कैप के लिए, तो उनका रेवेन्यू डेफिसिट नए ऊंचाई पर पहुंचेगा। और तब हम ये देखेंगे कि राज्यों में जो सर्विसेज जीएसटी से बाहर है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो टोल हो, चाहे वो वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लिकर हो, और भी जितनी चीजें हैं टैक्स के नए तरीके खोजे जाएंगे और बाकी सारी सर्विसेज का टैक्स तेजी से बढ़ेगा। बिजली की दरें हों इनमें काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये भूल जाइए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का या उन्हें जीएसटी के दायरे में लाए जाने की कोई भी संभावना हाल फिलहाल में, जब तक कि जीएसटी का पूरा ढांचा ठीक नहीं हो जाता तब तक दिखाई देगी। ये दो संभावनाएं में दिखाई देती है। ठंडे छोड़िए, बर्फ वाले बस्ते में चली गई पेट्रोल डीजल की बात। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर और आखिरी सवाल की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, लगातार कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ से बढ़कर वो ऑन एन एवरेज 1.39 लाख करोड़ आ गया। अगर इतना कलेक्शन हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं पेट्रोल डीजल को पर दाम कम कर देती है टैक्स घटा के, या चलिए ये भी ना हो तो वो जो सेस है कम से कम उसको हटा दे। यही सरकार के, केंद्र सरकार के बजटीय प्रबंधन पर गहरे सवाल उठते हैं। एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी हैं शुभम, और दुनिया भर के देशों ने अपने बजट एडजस्ट किए हैं, लोगों को महंगाई की मार से बचाया है, बल्कि कई देशों ने अपने यहाँ एनर्जी से एनर्जी पे टैक्सेशन कम किया है। सरकारों के खर्च उसी तरीके के हैं, उनमें लगातार उसी तरीके की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो नुकसान है वो दो जगह ट्रांसफर किया जाता है, या तो राज्यों के खाते में या सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स के खाते में। अब यहां अगर रिकॉर्ड कलेक्शन है जीएसटी का और लगातार दिख रहा है तो सरकार कम से कम पेट्रोल डीजल में की कीमतों में बढ़ोतरी रोक सकती है, उससे ही लोगों को राहत मिले, और या कम से कम दूसरी राहत कम कर दे कि जो बाकी चीजों के ऊपर कंपेंसेशन सेस लगता है उसको हटा दिया जाए। पर वो दोनों चीजें नहीं होंगी ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसलिए ऐसा लगता है कि जीएसटी का पूरा ढांचा और जटिलताओं की तरफ आगे बढ़ेगा अगर इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ना मंदी के दौर में, महंगाई के दौर में डबल वहमी है, मतलब दूसरी चोट है। और जो अगली खबर है वो आपको ये बताएगा कि सरकार के बजट पहले से ही खस्ताहाल क्यों है। जी हाँ, वित्त वर्ष जब एकदम खत्म होने को है तब सरकार ने ओएनजीसी में 1.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन यानी एनटीसी में जान फूंकने की तमाम असफल कोशिशों के बाद अब इसके निजीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो जल्दी कैबिनेट के सामने इसका प्रस्ताव आ सकता है, और एनटीसी कई वर्षों से घाटे में चल रही है, सरकार के खजाने पे सर बोझ है। पहला सवाल ओएनजीसी पे, रातों रात अचानक इसे बेचने की सर बातचीत तैयारी क्यों? एलआईसी के आईपीओ का तो कब से जिक्र है, उसका कुछ नहीं हुआ, और ओएनजीसी कल रात पता चला और आज सुबह बिक गई। मुझे 2012 का मार्च याद आ रहा है। 2012 के मार्च में भी ऐसे ही आखिर में राजकोषीय घाटे का दबाव बढ़ता देखकर डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट ना पूरे होने के कारण 12,750 करोड़ रुपए का ऐसे ही ऑफर फॉर सेल ओएनजीसी का लाया गया था 2012 में। तो सरकारें जब अपने बजट से बजट की गणित में प्रबंधन में असफल हो जाती हैं, जो भारत में बड़ी स्वाभाविक विफलता है सरकारें, जिसे वो बहुत गर्व के साथ स्वीकार करती हैं कि बजट प्रबंधन में असफल हो जाते हैं, और जब वो असफल हो जाती हैं तब यही अंतिम सप्ताह में यही होता है कि किसी एक पीएसयू से ऑफर फॉर सेल डाल दिया जाए। आपने कहीं नहीं सुना पूरे साल कि ओएनजीसी का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, किसी में नहीं था। डिसइन्वेस्टमेंट तो बीपीसीएल का होना था, डिसइन्वेस्टमेंट तो एसेट मॉनेटाइजेशन तो बाकी कंपनियों का होना था, डिसइन्वेस्टमेंट तो एलआईसी का होना था। अब ये जो 1.5% की इक्विटी सेल से 3,000 करोड़ रुपए लाने की संभावना दिखाई दे रही। कौन खरीदेगा इसको? सरकार के बैंक या पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे, जैसे कि हमने 2012 में देखा था। एलआईसी तो खरीद ही सकती है, एलआईसी भी खरीद सकती है। 2012 में एलआईसी ने बेल आउट किया था। 2012 में एलआईसी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था इसी तरीके के ऑफर फॉर सेल में। तो ये कोशिश है कि जितना लास्ट में हो जाए, क्योंकि संभावना थी कि 31 मार्च तक एलआईसी का आईपीओ अगर आ जाता और उसकी प्रोसीड्स आ जाती तो सरकार कंफर्टेबल सिचुएशन में होती। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि 3,000 करोड़ से सारा नुकसान पूरा नहीं होना, क्योंकि सरकार का जो टोटल टारगेट था पूरे साल का, उसमें केवल 45,000 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं इस बार। तो मेजर लॉस है, और इसीलिए अगले साल के टारगेट में कमी भी रखी है सरकार ने।
इसलिए अप्रैल की पहली तिमाही में, अप्रैल मई जून की पहली तिमाही में हमें देखना होगा कि सरकार के राजकोषीय घाटे के रिवाइज एस्टीमेट या संशोधित आकलन किस तरह के आते हैं। सर, एनटीसी पर क्या मामला है, वहां निजीकरण क्यों हो रहा है? एनटीसी फाइनली पहुंच गई प्राइवेटाइजेशन के लिए। एनटीसी को लेकर, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को लेकर, जिसका जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कपड़ा कंपनी हुआ करती थी, कुछ शहरों में जैसे कानपुर जैसे शहरों में एनटीसी के बड़े नेटवर्क थे। सरकारों ने पिछले सालों में काफ़ी कोशिश कर ली। मुझे याद है 2012 में बीआईएफआर ने 5,500 करोड़ रुपए का एक रिवाइवल पैकेज अप्रूव किया था। इसमें वन टाइम सेटलमेंट था, जो तमाम बकायेदारी थी एनटीसी को उसकी उसे चुकाने की बात थी। 1646 करोड़ रुपए एनटीसी मिलों के रिवाइवल में और ब्रांड बिल्डिंग में और बाकी चीज़ों में डाले गए। इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। एनटीसी ना रिवाइव हो पाई, ना उसका की ब्रांड बिल्डिंग हो सकी, ना वो प्रॉफिट में आ पाई। स्थिति यह है कि हमारे पास 2020 के आंकड़े उपलब्ध हैं एनटीसी के मामले में। उसमें 350 करोड़ का नेट लॉस है और 850 करोड़ का टर्नओवर है। 850 के करोड़ के टर्नओवर पर 350 करोड़ का लॉस है और टर्नओवर 21% गिरा था पिछले साल की तुलना में। तो अब एनटीसी की नेटवर्थ करीब 1381 करोड़ रुपए बची है इस कंपनी की। तो ऐसी सिचुएशन में ये बेहमोत था इंडिया का सबसे बड़ी कपड़ा कंपनी थी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के में। अब इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। कौन खरीदेगा एनटीसी को किस कीमत पर खरीदेगा, क्या इसके शेयर की प्राइस होगी, हमें पता नहीं है। लेकिन ये अगले साल एक और नया सार्वजनिक उपक्रम है जो निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाएगा। भारत की कौन सी कंपनियां इसमें निवेश करेंगी, गारमेंट के मार्केट में, कपड़े के मार्केट में कौन लोग आएंगे और इसे खरीदेंगे, हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन ये एक और रिवाइवल फेलियर स्टोरी है इंडिया की कि एक सरकारी कंपनी जिसे तमाम कोशिशों और पैसा लगाने के बाद भी रिवाइव नहीं किया जा सका। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए मजदूरी में बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिकतर राज्यों के लिए मजदूरी बढ़ाई गई है। हालांकि बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा की मजदूरी 5% से कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर मजदूरी 5% से ज़्यादा बढ़ाई गई है। सर, ये मनरेगा की जो मजदूरी है, कहीं 5% से कम, कहीं ज़्यादा, किस आधार पर ये बढ़ाई जाती है? शुभम, जब महंगाई का आकलन किया जाता है तो महंगाई के आकलन में जो कंज्यूमर महंगाई होती है, उपभोक्ता महंगाई होती है, उसे 2 वर्गों में नापा जाता है, एक शहरी उपभोक्ताओं के लिए और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए। तो जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का आकलन होता है उसके आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर तय की जाती है, जो फरवरी में करीब 5.46% के आसपास रही है। हालांकि आप इस पर चौंक सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि महंगाई की दर कितनी जायज़ है, कितनी उचित है, क्या यह वास्तविक रूप से महंगाई बताती है कि नहीं बताती है। लेकिन सरकार इसी पैमाने के आधार पर तय करती है। मनरेगा की मजदूरी में इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग राज्यों में 4 से 21 रुपए तक प्रतिदिन की बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप कंजम्पशन देखें, अगर लोगों की खपत देखें, गांव में महंगाई का बढ़ता हुआ प्रकोप देखें, तो उस हिसाब से ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं मनरेगा में मजदूरी में बढ़ोतरी कम से कम थोड़ी सी राहत की खबर उन लोगों के लिए है। पर एक चीज़ हमें यह ध्यान रखना होगा कि मनरेगा पूरे कोविड और उसके कोविड के बाद के दौरान लगातार बार बार चर्चाओं में आती रही है 2 वजहों से। एक कि मनरेगा में काम मांगने वाले ज़्यादा हैं, काम देने की संभावनाएं कम है, और ज़्यादातर राज्यों में मनरेगा का जो 100 दिन के रोजगार का वादा है वो घटकर अब 30 दिन, 25 दिन, 28 दिन पर आ गया है। तो मजदूरी बढ़ने के बाद भी ज़्यादा लोगों को काम देने की क्षमता ना तो राज्य सरकारों के पास है ना केंद्र सरकार के बजट में है। सर, किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस बढ़ोतरी? जो सब मनरेगा में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 से 3% की बढ़ोतरी असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, दमन में करीब 3 से 4% की बढ़ोतरी है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हिमाचल, अंडमान, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में ये 4 से 5% की बढ़ोतरी है। केवल 10 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, जहां 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी में दिखाई दी है मनरेगा की मजदूरी में। चलिए, तो ये था आज का मनी सेंट्रल। अंशुमान जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। दीजिए तब तक इजाजत, नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा